आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम वापस से ही ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको सबको ही पता है कि कोरोना की अभी काफ़ी मात्रा में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके मद्देनज़र हमारे सर ने यानी कुशाल सर ने और मैनेजिंग डायरेक्टर उन सब ने फैसला लिया है कि हम सभी अभी वापस से ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ें, ताकि आपका कोई भी नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं हो सके। तो आप इसी के ज़रिए अपने सभी सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हमारा साथ देंगे। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट 1 को, चैप्टर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, मौद्रिक यानी मुद्रा, बैंकिंग यानी बैंक के ज़रिए। इसकी स्टार्टिंग है प्रस्तावना से, और मैं वो ही करवाऊँगी जो आपके कोर्स में आ रहा है, और जो कट ऑफ हो गया उसे हम छोड़ देंगे। इसकी शुरुआत प्रस्तावना। हम सभी आज बैंक शब्द से परिचित होंगे। हमने अपने घर की वस्तुओं को बैंक से संबंधित योजना में या बचत खाते में जमा किया होगा। हम में से कुछ विद्यार्थी के अभिभावक यानी जो भी हम लेन देन का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वो हम खातों यानी बैंक अकाउंट के माध्यम से ही करते हैं। आज हमें कहीं पर भी जा कर के पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सब चीज़ें घर बैठे उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं, जैसे कि आपका बिल वगैरह हो, आपकी फ़ीस हो, या कोई चीज़ लेनी करनी हो, उन सब का हम खरीदी बैंक की मुद्रा यानी हम अकाउंट के माध्यम से ही कर सकते हैं। यही इसकी प्रस्तावना है। बैंक का यानी शुरुआत कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है। पहले क्या होता था कि बैंक तो होते नहीं थे, तो उस समय लोग, अब लेना देना तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि लोगों की अपनी जो भी खर्चा वगैरह है, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था तो वो एक दूसरे से उधार ही लेते थे, यानी ब्याज पे लेते थे, उसके बदले में ब्याज देते थे, यानी उधारा लेना। उधार के बदले में जो चुकाया जाने वाला पैसा होता है उसे हम ब्याज कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बैंक शब्द का जत्था या समूह होता है। बैंक जत्था या समूह यानी बैंक ऐसा माध्यम है जहाँ पर काफ़ी सारे समूह या जत्था मीन्स भंडार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा रहता है, उसे हम बैंक कहते हैं। यह फ्रांस इटली के शब्द बैंका और बैंक्यूस पर से लिए गए हैं। बैंक, ये ऐसा नहीं है कि बैंक अपने आप से भी रख दिया गया है एक नाम, ये फ्रांस और इटली इन दोनों के शब्द को मिला करके बैंक का नाम दिया गया था। पहले क्या थे, लोग जो पैसे देने वाले होते थे यानी उधारी देने वाले होते थे, उन्हें हम सराफ कहते थे। और वो क्या करते थे, उनके पास कोई बैंक थोड़ी होता था, वो क्या करते थे कि एक बेंच लगा करके बैठ जाते थे, पैसे लेकर के बेंच लगा करके बैठ जाते थे, और उसके माध्यम से पैसों का लेन देन करते थे। इस बेंच पर मुद्रा के जो भंडार होता था, जो पैसा होता था, उसका लेन देन किसके माध्यम से होता था, बेंच के माध्यम से, यानी बेंच पे बैठ करके व्यक्ति पैसों का लेन देन करता था, यानी कि जिससे हम क्या कहते थे, बैंक शब्द अंग्रेजी में उपयोग होने लगा। अब इसको बेंच पे बैठ करके पैसों का लेन देन करना, वो एक बैंक का रूप ही माना जाता था और उसका ही उपयोग होने लगा था। किसी को भी ज़रूरत पड़ती, वो उस शराब व्यक्ति के पास जाते, उससे पैसे लेते और फिर वो ब्याज देते, और जो समय मर्यादा होती थी वो भी उन्हें पूरी करनी थी। उसके साथ ही उनको कई उधारी कैसे देते थे, ब्याज पे देते थे, तो कोई अपनी चीज़ें रख करके भी देते थे। अब सबसे पहली जो बैंक थी वो हमारी थी स्पेन में, अंडरलाइन करते रहिएगा। वो 1401 में स्थापित हुई थी। कहाँ थी ये, स्पेन में थी 1401 में। और इसको किस नाम से जाता था, बैंक ऑफ बार्सिलोना के नाम से इस बैंक को जाना जाता था। जब से मुद्रा को चलने के रूप में स्वीकृति मिली, तब से विनिमय के माध्यम के मूल्य में मापदंड मर्यादित रहकर मूल्य के संग्रह के रूप में भविष्य की सौदेबाजी और भुगतान या विलंबित भुगतान के रूप में भी स्वीकार किया गया। यानी जब से पैसों का लेन देन शुरू होने लगा, तो देर से जो जमा कराते थे, देर से जो पैसे नहीं दे पाते थे, उनको उनके अनुसार ब्याज ऋण ज़्यादा देना पड़ता था। और यही
अब उसमें क्या है कि ये जब सब चीज़ें होने लगती थी बैंक, तो ये लोगों के है ना मुद्रा रखने की समस्या भी खड़ी होती थी। हम लोग कोई भी हो, एनी अदर पर्सन, कोई भी हो, पैसे रखने की, अगर ज़्यादा पैसा किसी के पास होता तो उसको रातों की नींद खराब हो जाती, पता है ना आपको। तो उसी प्रकार से उनके पास भी समस्या खड़ी होने लगी कि हम पैसे किस प्रकार से रखें, ये एक समस्या होने लगी। और उनके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न भी उठने लगा कि अब उनकी देखभाल करने की आवश्यकता भी होती थी। ज़्यादा पैसा अगर हम लेन देन भी करते हैं तो उन पैसों को सुरक्षित रखने का प्रश्न उठता है, यानी समस्या होती थी। अब यह क्या, जिससे यह कार्य किसके द्वारा किया जाने लगा, यह कार्य बैंक के माध्यम से किया जाने लगा। बैंक का अर्थ कि बैंक किसे कहते हैं? बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था, जो बैंक यानी जो जिसके माध्यम से पैसे का लेन देन होता है उसे ही हम बैंक कहते हैं। मांगे जाने पर, यानी जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना पैसा अगर आपने लिया है, और जो बैंक से पैसा उधार लिया है तो वो शर्त भी होती है कितना समय के लिए, कितना ब्याज ऋण, तो वो उससे वापस से जब लौटाया जाता है तो उसे कहते हैं उधारी। यानी हम अपनी क्या है, लोग अपनी बचत को बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसके बदले में हमें जो आम जनता है उनको उसके ऊपर ब्याज मिलता है, वही बैंक कहलाता है। और बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से करने वाली संस्था जो प्रजा की बचत को। दूसरा अर्थ क्या है कि जो प्रजा यानी जो हम आम लोग हैं, वो हमारी जो बचत होती है तो बैंक में रखते हैं। अब बैंक क्या करते हैं, उसके बदले में हमें ब्याज तो देता है, लेकिन साथ में जो हमारे पैसे जो इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं, जो हमारी बचत वहाँ पे रहती है, उसको वो अन्य काम में ले लेते हैं। यह है बैंकिंग कार्य। अब है बैंकों का वर्गीकरण। वाणिज्य बैंक और मध्यस्थ बैंक के दो प्रकार के बैंक होते हैं। भारत में 1949 का जब बैंकिंग अधिनियम था, कंपनी अधिनियम, उसके अनुसार क्या था कि व्यापारिक बैंक व्यवसायिक इकाई, यानी व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यवसायिक इकाई, उसके माध्यम से व्यवसाय चलता है। और इस काम क्यों करती है? फायदे के लिए काम करती है। कौन करती है? बैंक करती है। यानी व्यापारिक बैंक व्यवसायिक इकाई और मुनाफे के लिए, यानी खुद के फायदे के लिए वो काम करती है। बैंक का व्यावसायिक इकाई में क्या होता है कि रोज के पैसे जमा करना, निकालना, लेना देना, ये सब हम व्यापारिक बैंक के माध्यम से करते हैं। करते क्यों हैं? क्योंकि खुद का भी फायदा हो जाता है कि कौन इधर उधर करे, बस जाके बैंक में चेक दो और आपका चेक इधर से उधर, यानी ट्रांसफ़र, जो आपकी जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रजा अपनी बचत को ऐसे बैंकों में जमा कराती है जिससे जमा रकम के रूप में सुरक्षित रखती है और उस रकम को बैंक अन्य खाते में लगाती है। यानी हम अपनी बचत को हम घर में रखते हैं तो डर लगा रहता है कि हम कहीं जाए आएंगे तो भी पैसों का डर लगा रहता है, या फिर हम इतनी भी रकम लेके आना जाना संभव नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए अपनी जो बचत होती है उसे हम बैंक में रख देते हैं, और जो हमारी जो रकम होती है वो बैंक क्या करती है, अन्य कार्यों में लगा देती है। यानी पैसा क्या होता है, ये घूमता हुआ होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, यानी पैसा कहीं पे रुकता नहीं है और उसी एक दूसरे के पैसों से एक दूसरे का काम आसानी से हो जाता है। बैंक प्रजा के पैसों को आर्थिक प्रवृत्तियों में उपयोग करती है अपनी रकम के बदले में। और जब हम अपने पैसे अगर जमा कराते हैं बैंक में तो उसके बदले में बैंक हमको बचत देती है। और फिर अगर मान लीजिए किसी और व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक के माध्यम से उधार ले लेता है, वो उनको ब्याज चुकाता है। हम अपनी बचत को बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज चुकाती है। और दूसरी साइड में अगर किसी ने बैंक से लोन उधार लिया है तो वो बैंक को ब्याज चुकाती है। जब बैंक ब्याज लेती है तो थोड़ी सी दर % ज़्यादा होती है। जब हम अपनी बचत को बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें थोड़ी कम ब्याज देती है। अब आपके ये वाला पॉइंट आएगा नहीं, ये 4.2.1 ये आपके आने वाला नहीं है। 4.22 और 4.2.1
ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 4.2.1 यानी व्यापारिक बैंक के कार्य क्या होते हैं, ये हमारे कोर्स में है। बैंक के क्या होते हैं? बैंक हमारी क्या करती है? रकम को जमा, जो रकम हमारी होती है उन्हें स्वीकार करती है। यानी जो आम लोगों के पास जो पैसा होता है वो हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। यानी हम अपनी जमा को बैंक में रखते हैं और बैंक हमारी जमा को स्वीकार कर लेती है। प्रजा के पास से उनकी बचत को स्वीकार करती है और उसके बदले जिससे क्या होता है, हमारी रकम भी सुरक्षित रहती है और हमें उसके बदले में ब्याज भी मिलता रहता है। दूसरा है, जमा रकम मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जो बैंक जमा करते हैं ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक चालू खाते की, एक बचत खाते की, रिकरिंग खाते की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालू खाते की जमा रकम। यह खाता व्यवसाय इकाई या व्यक्ति के नाम पर, जब हम खाता खुलाते हैं तो जो व्यवसाय है, जो व्यक्ति का व्यवसाय है, या तो उसके हिसाब से या फिर उस व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है। अगर आपने खाता खुलवाया तो आपके नाम से ही खाता खुला जाता है, जिससे रकम जाने वाली रकम सब प्रकार की रकम की तुलना में अधिक, उससे क्या आसानी हो जाती है। अगर आपका खाता है तो आपके खाते में रकम आसानी से आ जाती है। व्यापार के लिए जितनी बार, अब व्यवसायिक बैंक में व्यवसाय के इकाई का जो खाता होता है, व्यापारिक खाता जो होता है, उसमें क्या होता है कि बैंक में वो जितनी बार, अब व्यापार है, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं तो दिन भर उनको लेना देना चलता रहता है। तो कितनी भी बार वो रकम को बैंक से निकलवा लेती है। इसको कहते हैं चालू खाता, यानी चलता रहने वाला खाता। इस खातेदारी की चेकबुक प्राप्त होती है परंतु ब्याज नहीं मिलता। ब्याज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास पैसा आपका रुकता ही नहीं है, बार बार में आप निकालते रहते हो। ऐसा पैसा जो बार बार में हम निकाल लेते हैं, यानी चालू रहता है, गए लाए, उसमें बैंक हमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देती। बैंक उनके पास से नहीं, बल्कि हमसे पैसे लेगी। बैंक क्यों लेगी? क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत कर रही है। हम बार बार में जाएंगे, बार बार में हम पैसे निकलवाएंगे, तो वो हमारा काम कर रही है। उसके बदले में उनका कुछ जो भी चार्ज होता है वो हमसे ही लेती है। इसमें क्या क्या आराम से हम पैसे निकालने की इसमें पूरी सुविधा होती है। कौन से में? चालू खाते में। दूसरा क्या है? बचत खाते की जमा। ये हमारे थे व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य, जिसमें जमा रकम स्वीकार करना। उसके अंदर भी 3 है। वो है चालू खाते की रकम, वो हमने पढ़ी। अब है बचत खाते की जमा रकम। इस खाते में व्यक्ति अपनी अल्पकालीन यानी कुछ समय की जो बचत होती है, व्यक्ति उसको रखता है। जब पैसा वापस चाहिए तो चेकबुक के द्वारा निकाल सकता है, यानी जब उसको चाहिए चेक भरा और पैसे निकाल लेगा। ऐसी रकम पर ब्याज भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये चालू नहीं है, ये कुछ बचत खाता है, जो बचत हमने रखी है कुछ समय के लिए, तो उनके पास है फिक्स। ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज निकाल रहे हैं, इसीलिए वो हमें उस पर कुछ ब्याज पर देती है। वर्तमान समय में डेबिट, क्रेडिट इत्यादि के द्वारा बचत खाते से, अब आजकल तो बहुत सुख सुविधाएं हो गई है हमारे लिए कि बचत खाते, अगर हम पैसे निकालते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके द्वारा भी हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अब है रिकरिंग आवर्ती खाते की सुविधा। रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार है। ये भी क्या है? बचत खाते का ही एक प्रकार माना जाता है कि हमारी बचत को हम बैंक में रखते हैं। जब व्यक्ति एक साथ बचत करने की इच्छा न रखता हो या बचत करने में असक्षम है, ऐसे व्यक्ति के कुछ समय के एक निश्चित खाते जमा करवा देते हैं इस खाते में। यानी एक साथ बचत नहीं करवा के कुछ पैसे कुछ समय के लिए जो व्यक्ति बैंक में जमा कराते हैं, जिससे क्या होती है, थोड़े करके, यानी कुछ करके बहुत सारी रकम उनकी इकट्ठी हो जाती है और उस पर क्या होता है, ब्याज भी मिलता रहता है। धीरे धीरे हम पैसे आज 1000 रखे, 2000 रखे, 5000 रखे, लेकिन उसके अनुसार ही हमें बैंक ब्याज भी देती रहती है। ऐसी इसको क्या कहते हैं? इस राशि को रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। रिकरिंग किसे कहते हैं? यानी रिकवर करना, धीरे धीरे पैसों को बैंक में जमा करवाते रहना, उसके द्वारा बैंक हमें ब्याज देती रहती है, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग जमा खाता कहते हैं। अब है सावधि जमा। ये इसी के पॉइंट चल रहे हैं, हमारे जमा रकम स्वीकार करने के ही खाते चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। इसमें जमा रकम को निश्चित समय के, यानी कुछ समय, फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं? फिक्स कर दिया आपने कुछ समय के लिए, आप उसको छुएंगे भी नहीं। 2 साल, 5 साल, 1 साल, जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट किया है वो हमारा फिक्स पैसा वहाँ पे जमा हो गया है, यानी निश्चित समय। इस जमा रकम पर इस
पर ब्याज ज़्यादा मिलता है आपको। क्यों होता है? क्योंकि आप बीच में, ऐसा नहीं है कि हम बीच में निकलवा नहीं सकते, हम निकलवा सकते हैं, लेकिन एक बार हमारे मन में अभी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको अपनी फिक्स डिपॉजिट है उसको तो निकलवा लोगे, हटा दोगे, बट तुड़वा लिया हमने फिक्स डिपॉजिट। लेकिन यह कुछ समय के लिए फिक्स जो पैसा करवा दिया जाता है उस पर बैंक आपको ब्याज भी ज़्यादा देती है। और जब दीर्घकाल के लिए व्यक्ति बचत करने की इच्छा रखता है तभी, अब लंबे समय के लिए आपको कि 5 लाख रुपए पड़े, आपको उनको छूना ही नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 1 लाख ही मान लो, 1 लाख रुपए अगर आप 5 साल के लिए बैंक में जमा करा देते हो और बीच में निकालोगे नहीं, तो बैंक उसको, आपको लंबे समय हो गया, उसको बैंक आपको उसके अनुसार ही ब्याज देती है। सेकेंड पॉइंट है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। ऋण यानी लोन की सुविधा। व्यवसाय व्यापार कारणों की विश्वकर्ता किसानों के अर्थ में लोन। अब जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यवसाय करा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो, उनको पैसे की आवश्यकता होती है। व्यापार करने वाले हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? बैंक से उधार लेते हैं। बैंक से क्यों लेता है? शराफी व्यक्ति से क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो ब्याज ज़्यादा लेते हैं और बैंक कम ब्याज दर पर ऐसे लोगों को ऋण उपलब्ध करवाती है। अब यह ऋण भी अलग अलग होता है, कुछ समय का भी होता है, मध्यकाल का भी होता है, लंबे समय के लिए भी होता है। अलग अलग समय के अनुसार यह ब्याज चुकाया जाता है। मतलब यह ऋण दिया जाता है बैंकों के द्वारा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को। अब इसमें क्या है कि मध्यम वर्ग 1 वर्ष तक, अगर अल्पकाल यानी कुछ समय के लिए 1 वर्ष तक, मध्यम का होता है 1 से 5 और लंबे समय के लिए होते हैं 5 से 15 वर्ष, यानी 3 समय इनका इस प्रकार से इन्हें निर्धारित समय काल होता है। लंबे समय और इसके लिए ही इन्हें क्या है कि जो पैसा दिया जाता है बैंक के माध्यम से उसके अनुसार बैंक को ऋण भी चुकाना पड़ता है। फिर है भुगतान और निकासी की सुविधा करने का कार्य। बैंक ग्राहक को सरलता से मुद्रा का भुगतान और निकासी की सुविधा उपलब्ध विविध प्रकार से पूरी करती है, जैसे चेक, निकासी फॉर्म, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। अब हम क्या है कि इन सब सुविधाओं, ये बैंक हमें सुविधा देती है कि हम किस प्रकार से भुगतान करेंगे। जैसे हम कई चीज़ें लेते करते हैं, एटीएम के माध्यम से भी हम पैसे निकलवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी होती है आजकल, क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम बैंकों से पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। भाई साख सज्जन का कार्य। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुसार, इसके लिए बैंक साख सज्जन का कार्य करती है। साख सज्जन प्रवर्तमान मुद्रा के भंडार यानी जमा रकम में से नई मुद्रा का सृजन होता है। कैसे होता है? जैसे आपने पैसे आपने पैसे बैंक में जमा कराए, बैंक क्या है कि पूरे पैसे किसी और तीसरे व्यक्ति को नहीं देगी, उसका कुछ हिस्सा खुद के पास रख करके और कुछ हिस्सा किसी और व्यक्ति को देगी। ऐसे कुछ कुछ हिस्सा अपने पास हर व्यक्ति का रखती रहेगी, तो वो नई मुद्रा भी होगी और जो नए तीसरे व्यक्ति को जो मुद्रा देती है उसके बदले में जो ब्याज लेती है वो भी प्लस होता है। इसीलिए क्या होती है? नई मुद्रा, नई साख सृजन होता है, यानी और पैसा इकट्ठा बैंक के पास होता रहता है। अब है आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। एक बैंक दूसरे बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अब बैंकों के पास भी पैसे की कमी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि बैंकों के पास नहीं हो सकती, तो वो भी क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए पैसे उधार ले सकती है या दे सकती है। एक बैंक दूसरे बैंक को, अब डायरेक्ट बात नहीं कर रहे कि एक बैंक दूसरे बैंक को, ये मध्यस्थ बैंक के माध्यम से ऐसा किया जाता है। अगर एक बैंक से दूसरे बैंक को ऋण लेना है तो उसका कार्य मध्यस्थ बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? और ये होता कैसे है? कॉल मनी के द्वारा, यानी इसे करने वाला मध्यस्थ बैंक होता है। और उस प्रकार ब्याज, अब बैंक भी, एक बैंक दूसरे बैंक को जब उधार पैसा देगा तो उसके बदले में भी ब्याज लेता है, उसे कहते हैं कॉल मनी रेट, यानी जिसके द्वारा बैंक, जिस बैंक से उसने उधार लिया उनको उसके अनुसार उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अब है व्यापारिक बैंक के गुण कार्य। अभी हमने क्या पढ़े थे? व्यापारिक बैंक के कार्य। अब पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक के गुण कार्य।
ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं प्रदान करती है। आयातकर्ता निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देती है। आर्थिक प्रवृत्ति के लिए गारंटी भी प्रदान करती है। कुछ बैंकों के चलन के बीमा प्रीमियम भरने की सुविधा भी ग्राहकों को देती है। ग्राहकों की कीमत, वस्तु, जेवर, महत्वपूर्ण कागज, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि को सुरक्षित रखकर बैंक सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट लॉकर की सुविधा प्रदान करने पर भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। बैंक क्या करती है? ग्राहकों को विविध सेवाएं प्रदान करती है। जैसे हमें लोन चाहिए या मान लीजिए हमारे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर गोल्ड है तो बैंक हमारा गोल्ड रख करके भी हमें लोन देती है, और हमें अपनी चीज़ें यानी हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड है, इनको रखने के लिए भी हमें एक लॉकर की सुविधा बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके लिए भी हमें क्या होता है? खाता भी खुलवाना पड़ता है, प्लस लॉकर के लिए हमें उसका, जैसे हम रेंट पे रहते हैं, किराया देते हैं, उसी प्रकार से हमें, अब वो बैंक का है, लॉकर लिया है, जगह ली है, तो उसका हमें किराया भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ये सुविधाएं हमें बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। अब है परिवर्तनशील समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है वैसे वैसे बैंक क्या कर रही है, वैसे वैसे बैंक भी नई नई सेवाएं हमें प्रदान कर रही है। बैंकिंग कार्यों में भी अब धीरे धीरे क्या है कि पुरानी जो रीति कार्य पद्धति थी उसके अनुसार लगातार बदलाव होता जा रहा है, और नई जो नवीनीकरण जो होता जा रहा है, तो बैंक उसके माध्यम से, नवीनीकरण के माध्यम से ही बैंकिंग भी अपना कार्य कर रही है। आज हम क्या करते हैं, पहले तो क्या करता था, लाइनें लगानी पड़ती थी, बैंकों में जाना पड़ता था, जब जाके हमारा कोई काम होता था बैंक में। लेकिन आज हमें बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए बैंक ने नेट, NEFT, RTGS जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करवा दी है। जैसे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी जो कि हमें ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र जो हमारी रकम हो जाती है। और RTGS का भी हमें, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसी वक्त हमें, जैसे ही अपना चेक वगैरह लगाए या हमें पैसे की आवश्यकता है, उसी वक्त हमें बैंक के माध्यम से पैसे प्राप्त हो जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन के बैंकिंग, ग्राहक अपने खाते की जमा राशि कंप्यूटर, मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारा, जैसे हमने पैसे निकलवाए, जमा करवाए, इसका हमारे पास ईमेल आ जाता है, मैसेज आता है हमारे कंप्यूटर पे, या फिर हमारी मेल ID पे, या फिर हमारे फ़ोन पर। ये सारी सुविधाएं भी, यानी परिवर्तन जो भी नया नवीनीकरण होता जा रहा है, बैंक हमें उसका सभी फ़ायदा करवाती है। अब हमें ये 4.2.1.2 नहीं करना है, ये हमारे ये कोर्स से बाहर है। अब हम पढ़ेंगे 4.2.2 4.2 भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व, ये भी हमारे कोर्स में है। ये भारतीय रिजर्व बैंक 4.2.1.1 ये हमारे कोर्स में है। 4.2. ये हमने अभी पढ़ा, 4.2.1.1 को हमने पढ़ा। 4.2.2 ये रहा मध्यस्थ बैंक, इसके बारे में भी हमें, ये हमारे कोर्स में है। बस ये नहीं है हमारे भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व, ये हमारे कोर्स में नहीं है। अब है मध्यस्थ बैंक, जो हमारे कोर्स में है। दुनिया के प्रत्येक देश में एक मध्यस्थ बैंक होता है। मध्यस्थ बैंक किसे कहते हैं? RBI बैंक को। अंकुश, जिस पर क्या होता है, संचालन मूल्यांकन अंकुश का कार्य करता है। ये जो मध्यस्थ बैंक होता है, इस पर सारा अधिकार और हित, यानी सबकी देखभाल करने वाला ये बैंक होता है।
आरपी कैन के शब्दों में मध्यस्थ बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो देश के सामान्य हित यानी पूरे देश के हित के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार का वितरण करती है और संकुचन की जिम्मेदारी भी उठाती है, उसे कहते हैं मध्यस्थ बैंक। मध्यस्थ बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम पढ़ेंगे 4.2 यानी रिजर्व बैंक। भारत की मध्यस्थ बैंक कौन सी है? हमारी रिजर्व बैंक। 1934 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और कितनी पूंजी लगी थी उसमें? 5 करोड़ पूंजी लगी थी। निजी पूंजी का निवेश किया गया था इसमें, और इसके पूंजी निवेश से ही इस बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सबसे यानी देश की सर्वोच्च बैंक है हमारी आरबीआई बैंक। इसके कार्य, आरबीआई की मौद्रिक जवाबदारी यानी इसके कार्य क्या क्या हैं? चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य, यानी जो भी मुद्रा निर्गमित की जाती है, जो चल रही है, जो मुद्रा निर्गमित करी जाती है, निकाली जाती है, उसका कार्य आरबीआई बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक की नोट, जो भी नोट छपती है वो आरबीआई के बैंक के माध्यम से ही होती है। दूसरा है सरकार की बैंक के रूप में कार्य। सरकार और राज्य की बैंक है कौन सी? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार के एजेंट, मुद्रा के एजेंट और मुद्रा के सलाहकार के रूप में भी ये काम करती है। एजेंट के रूप में सरकारी ब्रांड, सरकारी खाते, चलनी सिक्के आदि का संचालन, यानी जो चलन में जो सिक्के होते हैं उसका कार्य भी सरकार के ये रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक, राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बैंक के माध्यम से किया जाता है। बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में भी आरबीआई की बैंक का काम होता है। ये शेड्यूल बैंक यानी सूचित बैंकों की बैंक और नियमानुसार होती है। यह नगद जो पैसा होती है उसको, उसकी रक्षा का काम करती है और व्यापारियों के ऋण संबंधी निशा यानी जो भी नीति वगैरह, जो भी किस प्रकार से दर वगैरह ली जाएगी, दी जाएगी, इसका निर्णय भी आरबीआई बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। साख नियमन का कार्य, यानी आरबीआई बैंक साख सृजन, किस प्रकार से बैंकों से जब उधारी लेंगे तो किस प्रकार से किस्तों के माध्यम से लेंगे, इसका कार्य भी आरबीआई बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। विदेशी पूंजी की, यानी जो विदेशी से जो पूंजी ली और दी जाती है उसकी भी देखरेख का काम आरबीआई बैंक करती है। अब है आरबीआई के गैर मौद्रिकीय कार्य। नियमन और देखरेख का कार्य, ये पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार के कार्य की देखरेख का काम भी करती है, जिसमें व्यापारिक बैंक की सुविधा, कार्य करने की पद्धति, अतिरिक्त मौद्रिक संस्था, सरकारी बैंक इत्यादि पर विशेष। इसका काम क्या हो? जो किसी भी प्रकार की मुद्रा का लेन देन अगर किया जाता है तो वो सरकार सहकारी बैंकों के कार्य इत्यादि पर भी ध्यान देती है। प्रोत्साहन के कार्य, अपने देश में आज भी अनेक लोगों ने बैंक में खाता नहीं खुलवाया है, तो उन्हें अब जब वो लोग कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खाता खुलवाया नहीं, उन्होंने पैसे की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी, यानी जगह जगह गाँव में शाखाएं खुलवाती है, लोगों को जागृत करती है, ये सारा कार्य भी बैंकों के माध्यम से ही, यानी आरबीआई बैंक के काम के द्वारा ही कार्य किया जाता है, यानी लोगों को प्रोत्साहन देना। समावेशी विकास के लिए कार्य, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न जो भी समस्याएं हैं उनमें पैसे लगा करके उसमें बदलाव लाया जाता है। जैसे बैंकों के माध्यम से अलग अलग शाखाएं खोली जाती है, फिर छोटे पैमाने पर किसानों वगैरह को कम ब्याज दर पर ऋण चुकाया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित करके, ताकि वो की बिजनेस, उनका व्यवसाय जो है आगे बढ़े और उनमें जागृतियाँ लाई जाती है। अब है 4.3 मौद्रिक नीति। अर्थशास्त्रीय नीति अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग पूर्ति के संचालन नियंत्रित संबंधी नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन, अगर मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है तो वहाँ पर मुद्रास्फीति या मंदी होती है। इसके लिए क्या किया जाता है? मुद्रा के मूल्य को प्रभावित किया जाता है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा का प्रमाण, मुद्रा का स्वरूप नियंत्रित करना था। वर्तमान में मौद्रिक नीति का उपयोग सार सृजन के नियंत्रण पर भी किया जाता है। सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक सत्ता के द्वारा किए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार में उपलब्ध हो और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन किए जाएं, वो होती है
मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति के साधन क्या है? परिमाण क्या निकलता है? पहला इसमें बैंक। जब व्यापारिक बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है तो वो मुद्रा आरबीआई से उधार मांग लेती है। अगर व्यापारिक बैंकों के पास पैसे की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो वो उधारी किससे लेगी? बैंक से। कौन से आरबीआई बैंक से लेगी। अब अगर वो लंबे समय तक लेती है तो उनको ब्याज की दर उसके अनुसार चुकानी पड़ती है, और अगर कम ब्याज पे लेनी पड़ती है तो कम उसे बैंक दर कहते हैं। यानी लंबे समय के लिए जो व्यापारिक बैंक जो बैंकों से पैसा लेती है उसे बैंक दर कहते हैं। इसके लिए क्या है कि व्यापारिक बैंकों को ये महंगा पड़ने लग जाता है ब्याज चुकाना, तो वो कम ब्याज की दर से वो लोगों से ही ले लेती है, यानी लोगों को लोन दे करके उसके माध्यम से ही ब्याज को इकट्ठा कर लेती है। इसमें है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। दूसरा है मौद्रिक नीति के साधन। जब बैंक कुछ समय के लिए यानी 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन इसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वो किससे पैसे लेती है? रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है, जिसकी ब्याज की दर व्यापारिक बैंक को मुद्रा प्रदान करती है, यानी रेट भी आरबीआई बैंक ही फाइनल करती है, यानी वो ही बताती है, उसके माध्यम से ही बैंक उनसे पैसे लेती है। उसे रेपो रेट में क्या होता है? अगर व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो वो रेपो रेट होता है, और आरबीआई कभी कभी व्यापारिक बैंक से पैसे उधार लेता है तो वो होता है रेपो रेट बैंक कहलाता है। दूसरा है संकट के समय में स्थिरता लाने की सुविधा। अगर मान लीजिए कभी संकट आ गया, कोई समय हो गया, तो उसमें जब पैसे की कमी जो हो जाती है, मंदी आ जाती है, तो ये सारी उसमें स्थिरता लाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। 2016 में ये 7% दर थी, यानी रेपो रेट की तुलना में यह अधिक दर होती है। चौथा है नकद रक्षित कोष के अनुपात प्रमाण में परिवर्तन, यानी जो नकद रखा हुआ होता है आरबीआई की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत रकम आरबीआई के पास नकद राशि के रूप में अलग से रखना पड़ता है। शुरुआती वर्षों में प्रमाण चालू खाते की जमा पहले क्या था? ये 5% था, दीर्घ जमा राशि का 2% जितना निश्चित हुआ था, लेकिन 1962 के बाद यह जमा राशि का 3% से 15%, जिससे क्या हो गया कि बैंकों के पास में वो पैसा धीरे धीरे नकद के रूप में बढ़ने लगा। वैधानिक तरलता का प्रमाण। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को CRR मीन्स ये नगद रक्षित कोष का अनुपात जो किया जाता है वो बैंक का ये डिसाइड भी कौन करता है? आरबीआई बैंक ही करती है। 25% जितना मूल्य का नगद सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के रूप में रखना आवश्यक है। यह हमारी एक सिक्योरिटी होती है, उसके रूप में रखना आवश्यक है। खुले बाजार की क्रियाएं। अर्थतंत्र में पूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदी और बिक्री का काम भी करती है, जिससे क्या होता है कि सरकार के पास से प्रतिभूतियाँ जो खरीदता है उसके बदले में मुद्रा की पूर्ति होती है, तो पैसे बैंक के पास में आते रहते हैं, यानी सरकार के पास में आते हैं। और अगर खुले बाजार में कम तो मुद्रा की पूर्ति अगर बेचती नहीं है तो फिर उससे क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति भी घटने लगती है। फिर है आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को स्थिरता से मुक्त कराने में की नीति। जब बैंक अपने प्रमाण में विदेशी मुद्रा है, अगर मान लो देश में बहुत ज़्यादा बाहर से कोई मुद्रा आ रही है, तब आरबीआई के पास क्या होता है? मुद्रा के खाते में वृद्धि और कमी उसका हिसाब किताब असंतुलन हो जाता है। ज़्यादा पैसे आना या जाना, ये दोनों में गड़बड़ हो जाती है, यानी हिसाब किताब असंतुलन हो जाता है, वृद्धि और कमी ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? आरबीआई मुद्रा की शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय विक्रय करने अपने सामने संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अब है गुणात्मक साधन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारिक बैंक ऋण देती है, उधार देती है, तब वह ऋण वापस आए इसकी सावधानी बैंकों को ही रखनी पड़ती है, क्योंकि व्यापारिक को दिया गया है। इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कोई संपत्ति, अब उसके बदले में हम जैसे बैंकों के पास से कोई चीज़ लेते हैं तो बैंक अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती है? या तो उनकी जेवर रखती है या कोई उनकी जमा राशि या घर या कार वगैरह जो भी उनका ऐसा कुछ गारंटी के लिए लेती है कि अगर वो गारंटी है कि वो ये सब चीज़ें ले जाएंगे और बैंक की उधारी चुका जाएंगे।
फिर है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का ऋण इकाई व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं, यानी उसके बदले में कुछ हिस्सा प्राप्त होना उसे मार्जिन कहते हैं। ऋण की अधिकतम सीमा, किसी एक व्यक्ति को इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा यह कितने समय तक किसको उधारा देगा, ये आरबीआई बैंक के माध्यम से ही निश्चित किया जाता है। भेदभाव युक्त बेकार की ब्याज की दर, अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अब जैसे जैसे आप बैंक से ऋण लोगे उसके अलग अलग ब्याज की ऋण आपको बैंक को चुकानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए गरीब किसान हैं, उन्हें कम ब्याज दर पर पैसा उधारा बैंक के माध्यम से यानी कि नीची कीमत पर ब्याज चुकाया जाता है। और जो धनी लोग हैं, घर कार खरीदने के लिए उन्हें पैसा चाहिए तो उन्हें ब्याज की दर ऊंची प्राप्त होती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। और कोशिश यही है कि आप इनके माध्यम से ही पढ़ाई करें। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पर्सनल कॉल आप कर सकते हो। थैंक यू, बाय।